एक प्रश्न बार बार पूछा गया है कि विपश्यना साधना या ध्यान का अभ्यास किस आसन में करना चाहिए। तो सबसे पहले यह बात समझनी जरूरी है कि इस संबंध में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। मध्यम निकाय के आनापान सती सुत्त में बुद्ध ने कहा कि बैठकर ही आनापान सती तथा विपश्यना साधना का अभ्यास करना चाहिए। आनापान सती के अभ्यास के दौरान साधक को अपने शरीर का संतुलन बनाने की चिंता नहीं होती और पूरा ध्यान सांस के आने जाने पर ही आसानी से एकाग्र हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा सारा ध्यान अपने बैठने की स्थिति में ही रहा, शरीर पर ही रहा और हम शरीर से संतुष्ट नहीं रहे, स्थिर नहीं रहे, तो फिर हमारा ध्यान कैसे लगेगा। इसलिए शरीर की पहली आवश्यकता है, शरीर के स्थिर होने की पहली आवश्यकता है, फिर मन के स्थिर होने की आवश्यकता है, तब ध्यान टिकेगा। और दूसरी बात यह है कि जो मनुष्य की बनावट है शरीर की, उसमें उसको थोड़ा समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम मनुष्य की बनावट को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि बैठकर ही ध्यान क्यों करना चाहिए, इसके अलावा खड़े होकर क्यों नहीं करना चाहिए या लेट कर क्यों नहीं करना चाहिए, क्या कारण है, यह समझना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मनुष्य के शरीर को, उसकी बनावट को देखा जाए तो मनुष्य का पूरा शरीर, उसका बैलेंस, उसकी स्थिरता उसकी रीढ़ की हड्डी से बनती है। रीढ़ की हड्डी मनुष्य के शरीर में एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जो पूरे शरीर को चलायमान किए हुए है, बैलेंस बनाए हुए है और सूचनाओं का आदान प्रदान पूरे अंगों में करता है। रीढ़ की हड्डी शरीर की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से है। इससे महत्वपूर्ण हिस्सा कोई और नहीं। अगर आज मनुष्य खड़ा है, आज मनुष्य बैठ रहा है, आज मनुष्य चल रहा है, आज मनुष्य चारों तरफ को घूम रहा है, आज मनुष्य के हाथ पांव, मन, शरीर और अन्य अंगों का अगर इस तरह से कोई कोरिलेशन है, इस तरह से कोई संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वह रीढ़ की हड्डी की वजह से ही है। हालांकि हमें रीढ़ की हड्डी सिर्फ पीछे से ही ऊपर तक, खोपड़ी तक जाती हुई दिखाई देती है, यह इतनी ही नहीं है। रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर से, सारे अंगों से जुड़ी हुई है। यह बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी। मनुष्य के शरीर को पूरा गतिमान करने के लिए, उसका संतुलन बनाने के लिए और पूरे शरीर में संवेदनाओं और सूचनाओं को देने के लिए रीढ़ की हड्डी ही एकमात्र माध्यम है। इसलिए सीधी मुद्रा, रीढ़ की हड्डी का स्तंभ और कुशेरक जो मस्तिष्क के साथ संचार करते समय रीढ़ की हड्डी की रक्षा करते हैं। मस्तिष्क में जो संचार होता है, मस्तिष्क से शरीर में जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, शरीर के जिस भी भाग में संवेदनाएं और सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, वह सब रीढ़ की हड्डी के माध्यम से होता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेट होना, सीधा होना ध्यान के समय बहुत जरूरी है। इसीलिए आज से नहीं, सनातन से ही, जब से भी ध्यान की प्रक्रिया शुरू हुई, जब से भी ध्यान का अभ्यास करने की विधियां निकली, बुद्ध पुरुषों ने सनातन वक्त से ही, सनातन से ही
सभी संत महात्माओं ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने सीधे बैठकर, अलती पलथी मारकर बैठकर ध्यान करने की विधि और ध्यान करने का आसन बताया है। सबसे पहले समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी का सीधे होने से क्या होता है। रीढ़ की हड्डी 33 हड्डियों से बनी हुई होती है, जो हमारे गूदा चक्र से, जो हमारा हिप्स का सेंटर पॉइंट है, वहाँ से जुड़कर ऊपर हमारे दोनों आँखों के मध्य तक, हमारे खोपड़ी से होते हुए हमारी दोनों आँखों के मध्य तक इसका संबंध है। इसी की वजह से हमारी गर्दन सीधी रहती है। हम अपनी गर्दन को चारों तरफ को मोड़ सकते हैं, आगे से पीछे तक देखते हैं और अपने पूरे शरीर को आगे से पीछे तक गोल घूमकर देख सकते हैं। यह सब रीढ़ की हड्डी के माध्यम से होता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी 5 खंडों में विभाजित होती है। इसमें 2 शीर्ष कशेरुकाएं होती हैं, 2 शीर्ष हड्डियां होती हैं जिनको एटलस और अक्ष कहते हैं, जो खोपड़ी तक जुड़ी हुई होती हैं। हमारे गूदा चक्र से, हमारे दोनों हिप्स के सेंटर से लेकर खोपड़ी तक यह दोनों हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, एटलस और अक्ष। और इसके अलावा 5 खंड होते हैं, जो ग्रीवा है, वक्ष है, काठ है, रीढ़खंडित है, त्रिकास्ती है, कोक्सिकस है। ये 5 खंड हैं। इनमें अंदर इन 5 खंडों में 33 हड्डियां, जैसे मैंने बताया, टोटल चलती हैं। उनको अलग अलग तरीके से उनका नाम दिया गया है। कहीं उसको S1 से लेके S5 कहा गया है, त्रिकाष्टी भाग जो मैंने अभी 5 भाग बताए। ग्रीवा भाग में उसको C1 से लेके C7 तक ये 7 नाड़ियाँ चलती हैं। त्रिकाष्टी में S1 से लेके S5 तक 5 नाड़ियाँ चलती हैं। इसी तरह से वक्सीय भाग में T1 से लेके T12 तक 12 नाड़ियाँ चलती हैं। और इसी तरह काठ का एक भाग है जिसमें L1 से लेके L5 तक के लेवल बनाए गए हैं। तो आप सोचो कि रीढ़ की हड्डी आपकी पसलियों से, आपके हार्ट से, आपके चेस्ट से, आपके मस्तिष्क से और आपके नाभि से और आपके हाथ और पाँव और आपकी कमर और गर्दन सबसे जुड़ी हुई होती है। इसलिए रीढ़ की हड्डी का सीधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधे होने से ही इसमें वह ऊर्जा सीधे गतिमान होती है ऊपर से नीचे तक। और ऊर्जा का एक थोड़ी सी बात ऊर्जा के ऊपर भी कर लेते हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा, जैसे मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही मस्तिष्क तक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है। और इसके अलावा जो ऊर्जा है, मनुष्य के शरीर की ऊर्जा, उसके दोनों हिप्स के सेंटर से लेकर मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से आगे वाले, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, दोनों आंखों के मध्य में, वहां से फिर नीचे की ओर आगे की तरफ कंठ चक्र है। उसके अलावा नीचे को हृदय चक्र है। उसके अलावा नीचे को मणिपुर है, चक्र है। और उसके अलावा नीचे के 2 और चक्र हैं। इन 7 चक्रों से यह ऊर्जा आगे की तरफ से और पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ से ऐसे सिलेंडर वाले शेप में ऊपर से नीचे तक हमारी बॉडी में घूमती है। तो ऊर्जा एक सर्कल में घूमती है पूरे शरीर में, और रीढ़ की हड्डी के माध्यम से पीछे से और आगे से ये जो 7 चक्र हैं, जिनको ऊर्जा के चक्र कहा गया है, यहाँ से यह ऊर्जा ऐसे घूमती है।
और इन 7 चक्रों में जो आगे से 7 चक्र हैं मनुष्य के शरीर में, इन चक्रों से बाकी के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं, जितनी भी हमारी नसें हैं, जितनी हमारी तंत्रिकाएं हैं, इनके माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा जाती है और पूरा शरीर गतिमान होता है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्व है मनुष्य के पूरे शरीर और मन के संबंध में, और रीढ़ की हड्डी का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो लोग ज़्यादा वजन उठाते हैं उससे उनके रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह से जो काठ का भाग है वह भार को वहन करता है। जैसे मैंने 5 भाग रीढ़ की हड्डी के बताए थे, तो उसमें जो काठ का भाग है वह भार को वहन करता है। बहुत से लोग ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या कोई और सामान उठा लेते हैं, ताकतवर सामान, भारी सामान को खिसकाते हैं, उठाते हैं। उससे L1 और L5, L1 से L5 तक के जो 5 लेवल हैं, इन पर प्रभाव पड़ जाता है। तो मनुष्य को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि वह कोई भी ऐसा काम न करे, क्योंकि शरीर पूरा मन इसी से जुड़ा हुआ है, मस्तिष्क इससे जुड़ा हुआ है। और मस्तिष्क का संचार प्रॉपर तरीके से हो, मस्तिष्क में संचार व्यवस्था सही रूप से चले, हमारी संवेदनाएं, सूचनाएं, हमारे विचार पहुँचे पूरे शरीर में, उनका आदान प्रदान हो, इसके लिए रीढ़ की हड्डी का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। और रीढ़ की हड्डी अगर सीधी होगी तो वो तभी होगी जब हम ध्यान में सीधे होकर बैठेंगे, तो हमारी सूचनाओं का, हमारी ऊर्जा का जो आदान प्रदान होगा पूरे शरीर में, अंगों में, वह बिल्कुल सीधे सीधे होगा। इसलिए सीधे बैठने की व्यवस्था और अलती पलथी मारकर यह व्यवस्था हमें यह आसन बताया संतों ने, बुद्धों ने, उसका कारण यह है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम इस आसन पर बैठते हैं तो क्योंकि हमारी ऊर्जा का संचार हमारे मस्तिष्क तक होने लगता है, इसलिए हमें हमारा मस्तिष्क, जो भी व्यक्ति ध्यान करता है उसके अंदर मस्तिष्क का कंट्रोल और शरीर का कंट्रोल, उसकी स्थिरता, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी शारीरिक स्थिति और उसकी बुद्धिमत्ता और उसका IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, उसका बहुत अच्छा होता है। उसका कारण यही है कि सीधे बैठकर ध्यान करने से हमारा पूरा व्यक्तित्व निखरता है। और यह व्यक्तित्व सिर्फ शरीर और मन तक ही नहीं, शरीर और मन के बाद जो उच्चतम अवस्था है, जिसको बुद्ध ने परम चेतन अवस्था और शुद्ध चेतन अवस्था कहा है, वहाँ तक यह व्यक्तित्व निखरता है। एक बुद्धत्व प्राप्त करने की स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें अच्छे आसन, वही आसन को अपनाना चाहिए जिस आसन को हमें बुद्ध पुरुषों ने कहा है। जैसे मध्यम निकाय में आनापानसति सूत्र के अनुसार बुद्ध ने कहा कि बैठकर ही आनापानसति तथा विपश्यना साधना का अभ्यास करना चाहिए। तो मैंने आपको आज रीढ़ की हड्डी से लेकर और आगे के 7 चक्र तक किस तरह से ये ऊर्जा घूमती है मनुष्य की, उसका जिक्र किया। और इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आगे के 7 चक्र किस तरह से मनुष्य के शरीर में काम करते हैं और कैसे ऊर्जा का निर्माण करते हैं और ऊर्जा को पूरे सारे अंगों में वह ऊर्जा चलती है, और अगर वह ऊर्जा रुक गई तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इस पर हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो आज जो मैंने बात करी कि बैठकर ही विपश्यना साधना करनी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति अगर पहले से ही तकलीफ में आ गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, उसको बैठने में तकलीफ है, किसी और कारण से वो बैठ नहीं सकता, वजन ज़्यादा है, वजन ज़्यादा पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे मैंने अभी बताया कि रीढ़ की हड्डी के 5 भाग हैं, ग्रीवा है, वक्ष है, काठ है, रीढ़ खंड है, त्रिकास्ती है और
कोक्सिकस है। इसमें जो काटखंड है जिसको मैंने बताया कि इस ये भार को वहन करता है, L1 से लेके L5 तक 5 नसें इसमें चलती हैं। अगर हमारा वजन ज़्यादा होगा तो फिर हम बहुत देर तक ध्यान साधना में बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी पर उस वजन का प्रभाव पड़ने लगेगा। इसीलिए बुद्ध ने, अगर बुद्ध की शिक्षा पर अगर आप गौर करें, बुद्ध के उपदेशों को अगर आप ध्यान से सुने, तो बुद्ध ने हमेशा ही अपने प्रवचनों में कहा कि भिक्षु खाने में संयत होता है। भिक्षु का आहार बहुत ही संतुलित और संयत होता है। भिक्षु भोजन की मात्रा को जानने वाला होता है। यह भिक्षु की परिभाषा है। क्यों कहा और आज क्या स्थिति है आपको पता है? जो आंकड़े कहते हैं, और आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। अब किसी व्यक्ति पर गौर करना, अब पहले अपने घर में अपने आसपास देखना, फिर अपने आस पड़ोस में देखना, और फिर अपने आसपास की लोकेलिटी में देखना, और फिर पूरे शहर में देखना। जहाँ जहाँ भी जाने का मौका मिले वहाँ देखना। आप पाएंगे कि 100 में से, आंकड़े तो कहते हैं 100 में से 75, लेकिन मैं कहता हूँ 100 में से 90, 100 में से 90 से ज़्यादा लोग आपको ओवरवेट नजर आएंगे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। आज मनुष्य की स्थिति यह हो चुकी है। और कारण क्या है? कारण है कि कोई इस तरह का कोई कार्य करना नहीं है जो शारीरिक हो और जिसमें मेहनत हो, और जो भोजन किया जा रहा है वह, उसमें कोई भोजन की मात्रा का कोई ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और जो चाहो जब चाहो तब उपलब्ध है। और यहाँ तक कि एक योग गुरु ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज मनुष्य जो खाकर बीमार हो रहा है। एक स्थिति ऐसी थी हमारे देश की जब खाने के लिए हमें पूरा नहीं मिलता था। इंडिपेंडेंट से पहले, इंडिपेंडेंट के बाद तक, हम जब स्वतंत्र हुए 1947 में, उससे पहले और उससे बाद तक 70, 75, 80 तक हमारी यह हालत थी कि हमें बहुत नियंत्रित खाना हमारे पास था, बहुत ही लिमिटेड खाना था। और आज मनुष्य ने जो विकास किया है, उस विकास में उसके पास भोजन की मात्रा बहुत है, इसलिए भोजन की मात्रा को वह, उसके अंदर कोई संयम नहीं, क्योंकि वह क्या खा रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। वह कितनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसमें कितनी चीनी है, और उसमें जो गैस है उससे क्या शरीर पर प्रभाव पड़ रहे हैं, और वो जो चीनी खा रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसको नहीं पता। आज छोटा सा बच्चा कितनी चिप्स, कितने कुरकुरे, कितने और नूडल्स और नमक वाली चीज़ें खा रहा है, कितना शरीर में नमक चाहिए एक दिन में और कितना वो ले रहा है उसको नहीं पता। और न उसको कोई बताने वाला है, अगर बताने वाला ही भी है तब भी उसके समझ में, वो तो बच्चा है, उसके समझ में आने वाला नहीं। जब पेरेंट्स को ही आज तक पता नहीं चला तो बच्चे क्या करेंगे? फिर पेरेंट्स भी मजबूर हैं, मोहवश मजबूर हैं, और अटैचमेंट वश मजबूर हैं, और फिर घर में कलह कलेश न हो इस वजह से वो भी लाचार हो जाते हैं। कितनी चीनी बच्चों को खिलाई जा रही, कितना नमक उनको खिलाया जा रहा है, और बच्चे ही नहीं, बूढ़े बूढ़े तक कितना नमक सुबह से शाम तक ले रहे हैं, कितनी चीनी सुबह से शाम तक ले रहे हैं, उनको नहीं पता। और यह सबसे बड़ा असंतुलित, इस शरीर के असंतुलित होने का और इस शरीर के वजन बढ़ने का कारण है। इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस हो चुका है। छोटे से बच्चों को देखो, स्कूल जाने वाले बच्चों को, वो ओवरवेट है। छोटे छोटे बच्चों को, 18 साल, 15 साल, 12 साल के बच्चों को शुगर नोटिस हो रही है, शुगर की बीमारी सामने आ रही है, हार्ट की बीमारी सामने आ रही है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? नमक और चीनी की मात्रा हमें पता ही नहीं, डर हमें पता ही नहीं। तो यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ध्यान साधना करना चाहते हैं, हमें ध्यान साधना में हमें अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने वज़न को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा वज़न ही ज़्यादा होगा तो फिर हम बहुत देर तक ध्यान नहीं कर पाएंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरह से गांठ बांध कर रख लेना चाहिए कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, चाहे 2 किलो ही ज़्यादा हो, ये ना सोचें कि 2 किलो ज़्यादा है या 30 किलो ज़्यादा है या 40 किलो ज़्यादा है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? जब ऊपर से कोई
चीज़ नीचे गिरती है तो उसका जो वज़न होता है उससे कई गुना जो उसका वज़न होता है उस वज़न के हिसाब से उसका वेग बढ़ता है, और उस वेग के हिसाब से उसका जो वज़न होता है, वज़न का जो वेग होना, वेग की वजह से और वज़न की वजह से जो उसका वज़न है गुरुत्वाकर्षण में ज़मीन में आने तक वो बहुत बढ़ जाता है, यानी कि 2 किलो का 8 किलो हो जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम 2 किलो हमारा वज़न बढ़ा हुआ है, 2 किलो ही ओवरवेट है, तो यह 2 किलो गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से 8 किलो है। इस बात को समझना चाहिए। चलो 6 किलो है, 3 गुना मान लो, 2 गुना मान लो, 4 किलो है। तो सोचो जो आदमी 10 किलो है वो 20 किलो को ढो रहा है। और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम चलते हैं, मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट में हमें उतना जोर हमारी सारी शरीर के अंगों पर पड़ता है, हमारा हार्ट को उतनी ज़्यादा पंपिंग करनी होती है। तो ये ना सोचें कि हम 5 किलो ओवरवेट हैं या 10 किलो ओवरवेट हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। या 10 किलो 40 किलो, आप 40 किलो वजन को उठाकर आगे को चल रहे हैं। इस बात को ख्याल रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं और सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो अब जान लेना चाहिए कि आप, ऐसा नहीं है कि आप 5 किलो वजन को लेकर चल रहे हो, या 5 किलो 15 किलो या 20 किलो है, जिसको आप अपना एक कदम उठाते हो, खींच के आगे रखते हो, फिर और तेज चलते हो। ये तेज चलने से आपका वजन और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस वजन के बढ़ने से क्या होता है, शरीर के सारे अंगों को आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो। आप, अगर आपका वजन 80 किलो होना चाहिए, अगर वो 100 किलो है, तो यानी कि 20 किलो एक्स्ट्रा होने की वजह से, इस 20 किलो की वजह से आपके हार्ट की पंपिंग 20% एक्स्ट्रा हो रही है। और 20% हार्ट का ज़्यादा चलना और 20% आपके और ऑर्गन्स का ज़्यादा चलना, ये क्या बताता है, ये यह बताता है कि आप बहुत जल्दी ही बीमार हो जाएंगे, बहुत जल्दी ही आपका शरीर रुग्ण हो जाएगा। और विपस्सना या कोई भी साधना या ध्यान का अभ्यास जब हम करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से अगर हम 2 किलो ज़्यादा वेट है हमारा, तो हम कम से कम 6 किलो लाद कर बैठे हुए हैं। ये 6 किलो गुरुत्वाकर्षण नीचे हमें ज़मीन की तरफ हमारा वेट डाल रहा है। और यह वेट हमारे कहाँ पड़ रहा है, यह वेट पड़ रहा है हमारे स्पाइनल पर, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी पर। और रीढ़ की हड्डी पर कहाँ पड़ रहा है, उस काठ के भाग में जहाँ L1 और L5 की नसें चलती हैं, और ये नस दब जाती। आज आप अगर आप आज के सिनेरियो की बात करें तो आपको पता है, अगर आप फुल बॉडी चेकअप के लिए आज जाते हैं तो 100 में से 70% लोगों का लीवर फैटी आ रहा है। और दूसरा, उनकी स्पाइनल, उनके पीछे रीढ़ की हड्डी में नस दबी हुई आ रही है। ये नस क्यों दब गई है, ये नस दब गई है इसीलिए दब गई है कि हम कितना वजन उठा रहे हैं हमें नहीं पता। और ये वजन हम कौन सा उठा रहे हैं, हम तो कोई वजन उठाते ही नहीं, हम तो गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, या बाइक से चलते हैं, साइकिल तो कोई अब चलाता ही नहीं। ये नस क्यों दब गई है, ये दबी हुई नस का कारण है हमारा ओवरवेट। यह बात शायद अच्छी न लगे, शायद समझ में ना आए, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। और बुद्ध ने अपने हर उपदेश में लगभग जब भी उपदेश दिए तभी कहा, खाने में भिक्षु संयत होता है। क्योंकि खाने में अगर संयत नहीं होंगे तो अभ्यास नहीं होगा। न तो रात में नींद खुलेगी, न हम उठ पाएंगे, न हम ध्यान कर पाएंगे। ध्यान भी करेंगे तो हम नींद में ही रहेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें कितना खाया है। और दूसरा, हमारा वजन शरीर का इतना होगा जो हमारे स्पाइनल पर प्रभाव डालेगा। स्पाइनल से सारे अंग जुड़े हुए हैं, मैंने बताया। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन से आसन में बैठना है। आसन में बैठना तो है ही, उसके अलावा हमें इन बातों का भी ख्याल रखना है। लेकिन जो व्यक्ति अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वो अलती पलथी मारकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि अलती फलती का एक और नियम है। अलती फलती हमारी बॉडी का देखो स्ट्रक्चर और इसको इस तरीके से
डिजाइन किया है कुदरत ने कि यह दोनों जो पीछे के हिप्स वाले भाग हैं, यहाँ एक कुशन है। इस कुशन में आप बहुत आसानी से जमीन पर बैठ सकते हैं, मिट्टी पर बैठ सकते हैं, और एक छोटी सी कोई भी दरी बिछाकर या छोटी सी चटाई बिछाकर या एक बहुत साधारण सा कंबल बिछाकर आप ध्यान कर सकते हैं। यह कुशन ऑलरेडी है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा हार्ड बिछाकर हम ध्यान कर सकते हैं। यह कुशन इसीलिए कुदरत ने हमें दिए है कि हम इस मुद्रा में बैठकर, यह मुद्रा ही इसीलिए है क्योंकि इसी मुद्रा में बैठना चाहिए, इसीलिए यह कुशन का मुख्य है। क्योंकि मुख्य कारण तो यही है कि हमारा यह मनुष्य जन्म जिस उद्देश्य से मिला हुआ है, इसका उद्देश्य है मनुष्य को इस लोक से परम लोक की तक की यात्रा करने के लिए ध्यान का सहारा चाहिए। और वह ध्यान का सहारा जब हम ध्यान में करेंगे तो ध्यान के लिए हमें इस कुशन की ज़रूरत पड़ेगी, बैठने की ज़रूरत पड़ेगी, सीधे बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुदरत ने ये कुशन हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं बैठ सकते उनको कुर्सी में बैठ सकते हैं। और सीधे रीढ़ की हड्डी को कोशिश यही करनी है कि रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठे कुर्सी में। ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, थोड़ा चल लें फिर बैठें, लेकिन रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। तो आज हमने बात की कि किस आसन में बैठना चाहिए, क्यों बैठना चाहिए इस आसन में, इस पर भी हमने बात कर ली है कि रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। हमारा अच्छा मस्तिष्क हो, हमारे अच्छे विचार हों, विचारों को हम समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, संवेदनाएं और सूचनाओं को बहुत ही क्विक और बहुत ही जल्दी हमारे अंदर क्यों इतना पैनापन आता है एक अभ्यासी का। बुद्ध के अंदर इतना पैनापन, बुद्ध तो परम सत्य है, लेकिन बुद्ध की दृष्टि देखिए, इस लोक की दृष्टि तो छोड़ो, बुद्ध तो स्कैन कर लेते हैं, मनुष्य के अंदर उसके विचारों को पकड़ लेते हैं। यह तभी हुआ, इतना क्विक और इतना शार्प और इतना पैनापन, इतनी पैनी नजर, इतनी पैने विचार कैसे होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि अगर शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो हमारी संवेदनाएं, हमारी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से पूरे शरीर में हमें रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मिलते हैं, इस ऊर्जा के माध्यम से मिलते हैं। अगर यह ऊर्जा कहीं रुक गई तो फिर नहीं मिलेंगे। तो ऊर्जा के ऊपर एक हम अलग से टॉपिक बनाएंगे जिसमें मैं आगे से 7 चक्रों की और पीछे से रीढ़ की हड्डी की, और यह पूरा सिलेंडर की तरह जो ऊर्जा घूमती है और जो ऊर्जा गोलाकार घूमती है उस पर पूरी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आज हमने जो बात की है उसको हम अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस पर हम अब गहराई से विचार करेंगे और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेंगे। अपने खाने को देखेंगे, अपने ओवरवेट को देखेंगे और अपने बैठने वाली मुद्रा पर अच्छी तरह से विचार करेंगे, बैठने की कोशिश करेंगे।